नमस्कार, रहने क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएसएसबी का पेपर लेके चल रहे हैं। जो पहले भी एक क्लास हो चुकी है डीएसएसबी के पेपर की, अब इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं हम। उसी कड़ी में अगला जो पेपर है ये पीजीटी का पेपर है। ये भी आया हुआ पेपर है और 20 क्वेश्चन है इसमें उसी तरीके से। तो इसके क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो भी चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है इसका 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 से 60 तक ये पेपर में आते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी तथा गाय है। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 48 तथा पैरों की कुल संख्या 140 हो तो मुर्गियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नंबर सिस्टम से संबंधित है, यानी संख्या पद्धति का क्वेश्चन है और ये बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको रीजनिंग के साथ में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि चार पैर वाले या चार टांग वाले बराबर, देखो पैरों की जो संख्या दे रखी है, पैरों की कुल संख्या, पैरों की संख्या या टांगों की संख्या, पैरों की संख्या माइनस 2 गुणा सिरों की संख्या बटे 2, यानी पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या को डबल करके घटा दो और उसमें 2 का भाग दे दो, तो हमारे पास में चार टांग वाले। अब चार टांग वाले यहाँ कौन से हैं? यहाँ है आपकी चार टांग वाली गायें हैं। क्या है? गाय। तो गायों की संख्या आ जाएगी, गाय बराबर हो जाएगी, आपके पास में चार पैर हैं, 140 पैरों की कुल संख्या माइनस 2 गुणा सिरों की कुल संख्या, सिर है अपने पास में 48 बटे 2। ये कितना आया आपका? ये हो गया 140 और 48 गुणा 2 हो गया आपके 96, तो 140 माइनस 96 बटे 2 अर्थात आपके आए 22। यानी 22 किसकी संख्या है? ये है आपकी गायों की संख्या। हमसे पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितने सिर होंगे उतने ही कैंडिडेट होंगे, जितने सिर है उतने ही कैंडिडेट होंगे। ये थोड़ी रावण है, रावण के एक के 10 सिर थे। यहाँ जितने कैंडिडेट है उतने सिर हैं, यानी गाय के 1 सिर होगा, इसी प्रकार एक मुर्गी के 1 सिर होगा, डबल तो होने से रहा। तो हम सिरों की कुल संख्याओं में से गायों की संख्या घटा देंगे तो बाकी क्या बचेगी? मुर्गी। तो हमारे पास में सिरों की कुल संख्या कितनी है? 48 में से 22 गया तो हमारा बचा 26, यानी मुर्गियों की संख्या पूछे तो 26 होगी, गाय की पूछे तो 22 होगी, यानी 22 गाय होंगी और 26 मुर्गी। आप देख लो, तो मुर्गियों की संख्या पूछी है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? 26 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसको चेक भी कर सकते हैं आप, 26 मुर्गी है तो उसके कितने टांग होगी? 2, तो एक मुर्गी के 2 टांग होगी, तो 26 का डबल कितना हो गया? 52। और गाय कितनी अपने पास में? 22। एक गाय की कितनी टांग होती है? 4, तो 22 गाय के कितनी होगी? 88, यानी 88। अब 88 और 52 आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 140 आ जाएगा, यानी कुल टांगों की संख्या कितनी होगी? 140 होगी। इसका मतलब आपका आंसर 26 सही है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में जोड़ा जाए तो योग 56 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो द्विघात समीकरण बनता है, x वगैरह मानेंगे अपन। एक को x माना, वो माना कि वो संख्या x है, x का स्क्वायर किया प्लस x किया बराबर कितना आना चाहिए? 56। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना डिटेल से करें, क्योंकि इस तरीके से करने से आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास में इतना समय नहीं होता। आपको डायरेक्ट ये देखना है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें उसी संख्या के स्क्वायर में उसी संख्या को जुड़वा रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 56, 56 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। जैसे यहाँ अपन बात करते हैं
पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है भाई, एक का वर्गमूल एक ही आता है। फिर इसके बाद में कौन सी आएगी पूर्ण वर्ग, 4 आएगी। 4 के बाद में कौन सी होगी, 9 होगी भाई। 9 किसका वर्ग होती है, 3 का। 4 का वर्ग कौन सी होती है, 16, तो अगली 16 आ जाएगी। 5 का 25, अगली कौन सी होगी, 36। ये पूर्ण वर्ग संख्या तो याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक। हाँ भाई, तो 56 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। अब आप देखो 49 किसका वर्ग है, वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। ये इसका शॉर्ट तरीका है, आंसर कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपका मेथड नंबर 2 हो गए मान लीजिए। ये मेथड नंबर फर्स्ट था, जो कि आपको करना नहीं है इस तरीके से, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगता है। देखो आप चेक भी कर सकते हो, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में 7 जोड़ेंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, 56, 56 आ जाएंगे। ये आंसर तो 56। अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। देखो ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, मैं आपको सिलेबस लिखवा चुका हूँ, ध्यान रखना। कोई 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे होंगे वो तो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया है तो a अनुपात b अनुपात c, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो हमको दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये लो, हमसे अनुपात पूछा है a अनुपात b अनुपात c, ऐसे बराबर में दे रखा है। तो शॉर्ट तरीका है, जिसके नीचे लिखना है उसको छुपा लो, जिसके नीचे लिखना है उसको क्या कर लो, छुपा लो, और बाकी को गुणा करके लिख दो। ये कितना हो गया, 3 चौके 12, ये लो 12। b के नीचे लिखना है तो b वाले पोर्शन को छुपा लो। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8, यहाँ आ जाएगा आपका 8। c के नीचे लिखना है तो c को छुपा लो, 3 दूनी क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो ये कट रहे हैं तो काट सकते हैं, 2 का भाग सब में जा रहा है तो 2 से काट सकते हैं इसको। 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार, इसको काटेंगे तो 4 बार, और इसको काटेंगे तो 3 बार। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 6:4:3, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपके में, 6:4:3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका भी है इसका। देखो मेथड नंबर फर्स्ट हो गए, मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ मैं आपको। मेथड नंबर 2 देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है अपन को, अनुपात निकालना है और बराबर में दे रखी है। तो जो भी इनके आगे संख्या दे रखी है उनके नीचे 1-1 रख के उनको उल्टा कर दो, बस क्या कर दो, अपोजिट कर दो। यानी 1/2 अनुपात वो हो जाएगा 1/3, अनुपात 1/4। अनुपात होने को तो ये भी सही है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में सरल होने के बाद में संख्या मिलती है अनुपात। अब अनुपात है लेकिन भिन्नों में, तो इसको सरल करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, तीनों से गुणा कर देंगे। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 12। तो इसको 12 से गुणा करेंगे, इसी प्रकार इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, इसको भी। देखो 12 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, ये 2 से कट जाएगा 12। इसको 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसको 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। इस पे आ जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, डॉट डॉट लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है या एक्स मान सकते हो। एक संख्या है का 30% 180 है, तो वो संख्या कौन सी है। देखो मान लीजिए हमने मान ली वो संख्या x है, x का कितना परसेंट दे रखा है हमको, 30% दिया गया है। x का 30% बराबर दे रखा है हमको 180। हमको इस x का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि परसेंट चिन्ह आता है तो परसेंट चिन्ह हटा के और नीचे क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 100। देखो x गुणा का चिन्ह हटाओ, गुणा का चिन्ह लगाओ, प्रतिशत चिन्ह हटाओ और नीचे 100 लगाओ। ये लो, बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें। ये लो, अब जितना आसानी से कट सके वो काट दो। ये 0 से 0 तो काट ही सकते हैं। अब ये 3 तो नीचे चला जाएगा और ये 10 ऊपर। ये लो, x बराबर 180 गुणा 3 हो जाएगा, और सॉरी
180 गुणा 10 यानी 10 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, ये लो बटे में क्या आ जाएगा 3। 3 से इसको काट सकते हो, भाग दे सकते हो, मतलब कितनी बार जाएगा 60 बार। तो x का मान कितना आएगा आपका 600 आएगा। कितना आ जाएगा 600, ये लो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें, कोई प्रॉब्लम आई हो तो। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। 770 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया जिससे ए को बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 प्राप्त हुआ, उसमें ए का भाग कितना है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो 45, 3 कैंडिडेट है हमारे पास में, ए बी और सी। ए बी और सी का टोटल भाग दे रखा है। उसने कह रखा है कि ए को बी और सी का 2/9 मिलता है, यानी 2/9 का मतलब 9 रुपये यदि बी और सी के पास में है तो ए को कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। इनके पास में 9 है तो बी के पास में कितने होंगे? 2। यानी ये जो लाइन लिखी रहती है ना, ए को बी एवं सी का कुल भाग का 2/9, तो जो ऊपर वाली राशि होती है वो पहले वाले के लिए आती है और जो नीचे वाली होती है वो दूसरी वाली के लिए आती है। अब दूसरे में कौन कौन है हमारे पास में? बी और सी दोनों एक साथ में। तो बी और सी को 9 रुपये मिल रहे हैं, पता नहीं हमको कितने कितने मिल रहे हैं, कि बी को 4 हो सकते हैं, इसको 5 हो सकते हैं, या इसको 5 इसको 4, या दोनों को 4.5 4.5, लेकिन दोनों का टोटल 9 है। इसको 8 हो सकते हैं, इसको 1 हो सकता है, दोनों के पास में टोटल कितने? 9 है। अब हमको ये भी पता नहीं करना कि बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, हमको ये देखना है ए को कितना मिलेगा। भाई जब कुल धनराशि ए के पास में 2 रुपये है और बी और सी के पास में 9 है तो टोटल कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे अनुसार टोटल धनराशि 11 रुपये होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इस 11 का मान 770 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 11 का मान 770। हमको 2 का मान निकालना है, यानी ए का पूछा है तो ए का भाग कितना अनुपात है? 2 अनुपात है, तो 2 का मान निकालना है। तो जिसका मान दे रखा है उसका अनुपात उसके नीचे सेट करो, ये लो 11 कर दिया, और जिसका पूछा जाए उससे गुणा करो, ये लो गुणा कर दिया। बताओ, अब आराम से काट सकते हो, आप भाग दे सकते हो 11 का। 11 7 77, 7 बार गया और ये 0 का 0 आ गया, यानी 70 गुणा 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140, और 140 इसका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में होगा। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोबारा देख सकते हो, बी और सी के पास में 9 रुपये हैं तो ए के पास में 2 रुपये हैं। इसके हिसाब से टोटल धन होना चाहिए 11 रुपये, और क्वेश्चन में दे रखा है 770 रुपये। 11 का मान 770 है, हमको 2 का मान निकालना है, तो 770 बटे 11 गुणा 2। जिसका मान दे रखा है उसका अनुपात उसके नीचे, और जिसका पूछा है उससे गुणा कर दो। कितना आ गया? 140 आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में 46 नंबर, 42, 63 और 140 का एससी है। किस किस का? 42, 63 और 140 का एससी निकालने के का 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा, यानी गुणनखंड अलग अलग निकाले सभी संख्याओं का और उनमें से कॉमन निकाले। देखो दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहले मैं मेथड नंबर फर्स्ट बता देता हूँ। ये आपका 42 है। 42 का आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे जो जा सकता है जिससे, तो 2 का जा रहा है, 2 का कितनी बार जाएगा? 21 बार। फिर 3 का देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं भाई, 3 का देंगे 7 बार, और 7 का देंगे 1 बार। इसी प्रकार 63 का निकाल लेंगे। 63 में 2 का तो जाएगा नहीं, शुरू में 3 का ही जाएगा 21 बार, और फिर 21 में 3 का जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। इसी प्रकार 140 का निकाल लेंगे। 140 में किसका देंगे? 2 का देंगे तो कितना आएगा? 70। फिर 70 में भी 2 का चला जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 35 में 5 का जाएगा डायरेक्ट, 5 का देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 का 7 में चला जाएगा, और ये आएगा।
अब हमको क्या करना है, इनमें से कॉमन देखना है जो तीनों में आता हो। तो तीनों में हम देखेंगे कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, 7 तीनों में कॉमन है, ये 7, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। इसके अलावा कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। आप देखोगे कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा आपका, HCF हो जाएगा आपका 7, HCF आंसर होगा आपका 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगला दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ इसके लिए। मेथड नंबर 2, 42, 63 और 140। वैसे तो ऐसे LCM निकालते हैं एक साथ में, लेकिन HCF भी निकाल सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है, ऐसी संख्या देखनी है जिसका भाग तीनों में एक साथ में जाए। तो हमारे पास में 2 है, 2 का भाग 42 में चला जाता है, 140 में चला जाता है, लेकिन 63 में नहीं जाता। बात करते हैं हम 3 की, 3 का भाग 42 में चला जाएगा, 63 में चला जाएगा, लेकिन 140 में नहीं जाएगा। बात करते हैं अपन 5 की, भाई आवाज़ संख्या लेनी है हमको, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 5 का भाग देंगे तो 5 का तो केवल इसी में जा रहा है, तो 5 को छोड़ दो। इसके बाद में 7 की बात करते हैं, 7 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। 7 का भाग देंगे 42 में चला जाएगा 3 बार, 63 में चला जाएगा। 42 में कितनी बार जाएगा, 7 का भाग 6 बार, 42 में 6 बार, 63 में आपका जाएगा 21 बार, सॉरी 63 में जाएगा 9 बार। कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। 63 में 9 बार 7 का भाग, और इसमें कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब आप देखो कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 6 में, 9 में और 20 में एक साथ में चला जाए। 2 की बात करते हैं, 2 का भाग 6 में और 20 में जा रहा है, लेकिन 9 में नहीं जा रहा। 3 की बात करते हैं तो इन दोनों में जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो इसका आंसर यहीं ख़त्म हो जाएगा और इसका HCF आएगा आपका 7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बार देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 47। हाँ भाई 47, ये इसका LCM निकालना है। देखो LCM का भी आ गया क्वेश्चन। 47 नंबर LCM निकालना है। 24 है, 36 है और 40। हाँ जी, LCM एक साथ में निकाल दिया जाता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। किसी भी एक संख्या में जा रहा है तो देंगे। 2 का भाग दे रहे हैं, देखो 2 का भाग 12 बार, इसमें 18 बार और इसमें 20 बार। अब अगेन 2 का देंगे जब तक किसी एक संख्या में जाता रहेगा। HCF में ऐसा नहीं होता, HCF में तो किसी एक संख्या में नहीं जा रहा तो उसको छोड़ देते हैं। 2 का भाग देंगे 6 बार, 9 बार और ये 10 बार। अब अगेन किसका भाग देंगे, 2 का जा रहा है देंगे 3 बार, 9 बार और इसमें 5 बार। अब 2 का किसी में नहीं जा रहा, अब 3 का देंगे, 3 का 1 बार और इसमें 3 बार और ये 5 है जेटिस। अब देखो आगे करना चाहो तो कर लो, नहीं यहीं गुणा कर दो। 5 थी 15, 15 थी 45, 45 दूनी के 90, 90 का डबल 180 और 180 का डबल हो गया आपका 360। यानी इन दोनों का, इन तीनों संख्याओं का जो HCF आएगा, LCM जो आएगा, LCM कितना होगा आपका 360 होगा। LCM कितना हो जाएगा 360, ये इसका सही आंसर। दूसरा तरीका अपन ऐसे भी देख सकते हैं, 2 बड़ी संख्याओं को देख लेते हैं सबसे पहले, या इनको ही देख लो दोनों को। इन दोनों संख्याओं का LCM आएगा 120 आएगा। कितना आएगा 120। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का 120 आ रहा है LCM, तो 120 में 36 का भाग नहीं जा रहा, तो 120 का डबल करके देखते हैं, 240 में भी नहीं जा रहा। तिगना करके देखते हैं तो 360 में चला जाता है 36 का, तो 360 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं अपन ओरली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। 60 बराबर 400 का प्रतिशत है, यानी 60 400 का कितना प्रतिशत है। 60 बराबर 400, क्वेश्चन नंबर है 48। हाँ जी, का कितना प्रतिशत है हमको पता नहीं है, हमने क्या मान लिया x प्रतिशत मान लिया। ये लो 60 बराबर 400, कागज हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। लो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी,
अब क्या करेंगे, 4 इधर आएगा तो 60 में भाग लगेगा, तो यहीं काट देते हैं पहले, 15 बार चलाएंगे। तो x का वैल्यू कितना आया 15, यानी कितना परसेंट है वो 15% है। कितना परसेंट है 15%। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी को कितना है, ये दे रखा है आपका 572.00, यानी 572 है पूरा। 572 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के चलना है। देखो आप आराम से देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपये है, प्रतिशत की बात हो रही है तो 100 से स्टार्ट करते हैं। क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, उसने दे रखा है कि 30% प्रॉफिट होता है, तो 30 रुपये का प्रॉफिट, यानी 100 रुपये की वस्तु पर 30 रुपये का फायदा हो रहा है। तो कितने में बिकेगी वस्तु, बोलो 130 में बिकेगी। ये लो 130, और इस 130 का मान, जिसका मान दे रखा है उसको उसके ऊपर रख दो। किसका मान दे रखा है, एक कुर्सी को 572 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य दे रखा है 572। इस 30% का 130% का मान 572 है। अब जिसका भी मान पूछे उसका निकाल सकते हैं। इसका दे रखा है तो इसका परसेंट इसके नीचे, और जिसका पूछा जाए उससे गुणा। ये लाभ का है, यदि लाभ पूछा जाए भैया लाभ कितने रुपए का हुआ, तो डायरेक्ट 30 से गुणा कर देना। क्रय मूल्य पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। देखो 572/130 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। जिसका मान दे रखा है उसका परसेंट वैल्यू उसके नीचे, और जिसका पूछा जाए उसका परसेंट वैल्यू गुणा में। देखो 0 से 0 काट ही सकते हो आराम से। 13 से भाग, 13 चौके 52, बचे 5, 13 चौके 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 440। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ये देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए देखो ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि 572 रुपये में बेचने पर 30% लाभ होता है। यदि मान लीजिए वो 50% लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा, या मान लीजिए उसको 10% हानि होती है तो वह कितने में बेचेगा। तो 572/130, 10% हानि होती है तो यहाँ 90 लिख देंगे। हानि होती है तो 100 में से घट जाएगी, लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा। जैसे बात करते हैं कि अपन बात करते हैं किसकी, कि 50% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा, तो यहाँ 150 से गुणा कर देते, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। हाँ, लाभ आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। यदि 16 आदमी एक खेत को 30 दिन में काटते हैं तो 20 आदमी उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। देखो ये किसका है, टाइम एंड वर्क का, यानी समय और कार्य का क्वेश्चन है। देखो चैप्टर में इन सारे क्वेश्चनों को आप आराम से कर दोगे, और इनसे भी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वो सारा अपन एग्जाम में देखेंगे। मतलब उसमें क्या बोलते हैं, जब अपन टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, क्लासेस शुरू करेंगे तो क्लासों में देखेंगे। अब आपको इसमें क्या है कि देखो समस्या क्या आती है, हम ये देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है, उससे ऊपर ही लेके चलेंगे हम सारी चीज़ें। तो पहले पेपर देख लेते हैं, पैटर्न देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपके माइंड में भी क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यदि 16 आदमी एक खेत को 30 दिन में काटते हैं तो 20 आदमी उस खेत को कितने दिन में काटेंगे। देखो 16 आदमी एक खेत को काटने में कितना समय लेते हैं भाई, 30 दिन लेते हैं ये लोग। एक खेत को, खेत नीचे आ जाएगा, MDH वाला फॉर्मूला है, MDH/W बराबर MDH/W। कितने आदमी लगाए हैं, 20 आदमी लगाए हैं। कितने दिन लेंगे वो हमको पता नहीं, हमने डी मान लिया है, बटे एक ही खेत है। यदि खेत डबल हो जाते, मान लीजिए यूँ पूछ लेता 2 खेतों को जोतने में, ऐसे ही 2 खेत हैं, सेम 2 खेत हैं, सेम एक जैसे 2 खेत हैं, उनको जोतने में कितना, तो यहाँ 2 रख देते। काम पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा। काम मान लीजिए 10 खेतों के लिए बोल लेता है तो ये 10 कर देते, लेकिन यहाँ तो एक ही खेत के लिए बोला है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ एक ही रखें। तो 20 आदमी उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे। ये अब 0 से 0 काट सकते हैं भाई, भाग इधर आएगा तो कटेगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 का भाग दे सकते हैं हम, 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 गुणा 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, अर्थात कितने दिन में काट सकते हैं बताओ, 24 दिन में काट सकते हैं।
देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, लेकिन नंबर वही मिलेगा 1 नंबर, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका 50 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें ये फॉर्मूला लगता है MDH/W, 1 1 लगा दो इसमें, तो यहाँ 2 2 लग जाएगा, M2 D2 और H2/W2। हाँ जी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये जो D2 H2 है, H का मतलब क्या है यहाँ, घंटे से। इसमें तो घंटे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घंटे दे रखे हैं तो ऐसे करना है फिर, ठीक है। W है कार्य, कितना कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51। एक धावक 200 मीटर रेस 24 सेकेंड में पूरी करता है तो उसकी गति क्या। ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में मैं देख रहा हूँ कि सारे पेपरों में ही आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं है। मैंने कहा कि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ मीटर में और सेकंड में हमको चाल निकालनी, स्पीड निकालनी, गति या चाल। चाल निकालनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दोनों चीज़ हमको दे रखी है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी बताओ कितनी है, 200 मीटर, ये लो, ये मीटर में है 200 मीटर। समय कितना है अपना 24 सेकेंड, ये लो 24 सेकेंड, ये लो, भाग दो। अब हमको यहाँ देखना है कि ये जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, किस में आएगा, यदि भाग देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, जबकि हमको किस में चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड है ही नहीं है, इसमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने आपको बताया जब मीटर प्रति सेकंड में हो, इसमें हो मीटर प्रति सेकंड में चाल हो, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दो। तो यहीं गुणा कर देते हैं, पहले निकालेंगे, टाइम खर्च होगा, पहले अपन इसको निकालेंगे, पॉइंटों में निकलेगा, फिर उसके बाद में उसको 18/5 से गुणा करेंगे, बात वही है, आंसर वही आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए यहीं गुणा कर लो 18/5 से पहले। अब देखते हैं हम, देखो 6 के पहाड़े में 18 भी आता है, 24 भी आता है, 6 थी 18, 6 6 24। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो 5 चौके 20 हो गए, 20 से यहाँ के यहाँ काट देता हूँ पूरा पूरा, 20 से ये कट जाएगा, 200 10 बार कटेगा, 200 कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। 10 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। अब चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि आप चाहो तो वैसे भी करके देख सकते हो, पहले इसका भाग दे लेना, फिर एंड में आए तो उसको बदल लेना, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया, चाल पूछा है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 120 में आपको किसका भाग देना है, दूरी बटे समय, समय कितना है 10 सेकंड, सेकंड में तो 12 12 क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। देखो यूनिट ऐसे बनती है, ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो इसका आंसर आ गया मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये तो उसके जैसा ही क्वेश्चन था, सेम। नेक्स्ट, अब देखो एक एक पेपर में ही 2 क्वेश्चन एक जैसे, लगभग एक जैसे मिलते से आ गए। 2000 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से 18 माह का साधारण ब्याज, ऐसा ही निकालना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 2000 रुपये है, मूलधन 2000 है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ऐसा ही बराबर होता है PTR/100। देखो एक मूवी देखी हो तो आपको ध्यान हो तो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें वो लड़की पूछती है कि तुम 10वीं पास हो, हिसाब किताब करते हो घर का, तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो वो बताता है कि PTR/100। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, तो वो बताता है कि ये तो थोड़ा
टिपिकल है, इसको मैं दोबारा याद करके बताऊंगा। तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान से देखते हो तो वही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, PTR/100। P का मतलब मूलधन प्रिंसिपल, T का मतलब टाइम और R का मतलब रेट, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर, ये बोल सकते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ये धीरे धीरे अपन स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चनों का, उससे दिक्कत नहीं आती। एक साथ में हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बता दिए तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरा, हमारा पेपर के अकॉर्डिंग हम चल ही रहे हैं। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पे 2000 रुपये। समय कितना दे रखा है आपको, 18 महीने दे रखा है। यहाँ थोड़ा सा समस्या आ सकती है, दर 6 है, 18 महीने दे रखे। हमको यहाँ जो समय लिखना पड़ता है वो हमेशा वर्ष में लिखना है। तो वर्ष में बदलने के लिए, महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं। भाई मैंने बोल दिया 12 महीने हो गए, तो इसका मतलब कितनी वर्ष हो गई, एक। भाई 12 में 12 का भाग दिए 1। 24 महीने हो गए, इसका मतलब 2 वर्ष हो गई। 24 में 12 का भाग दे तो 2 वर्ष हो गई। तो 18 महीने का मतलब वर्ष में चेंज करना है तो नीचे 12 का भाग देंगे, और ये 100 ऑलरेडी है ये नीचे, तो ये 100 इससे गुणा हो जाएगा। आप देखो यहाँ से काट सकते हो। 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से इसको काट दो, 9 बार काट दो, इसको काट लो, चाहे इसको काट दो, 00 से 00। 9 गुणा 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा आपका 180। यानी ब्याज के कितने रुपए प्राप्त हुए आपको, 180 रुपये प्राप्त। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। हाँ जी, इसमें यहाँ पॉइंट है 3.75। हाँ जी, कितनी राशि पर 3.75 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 210 रुपये हो। यह ब्याज दे दिया, हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन उसी फॉर्मूले से, मूलधन बराबर SI इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे टाइम और रेट। हाँ भाई, यहाँ पे देखते हैं अपन ऐसा ही कितना है, ब्याज कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। 210 इंटू 100 कर दिया, ये होता, कोई दिक्कत है। टी का मान कितना है हमारे पास में, टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। यहाँ पे भी देखो ये समस्या आएगी, 2 वर्ष 4 महीने हैं तो पहले उसको किस में बदल लो, वर्ष में बदलो। पहले ऐसा करो, इस 2 वर्ष और 4 महीने को पहले महीने में बदल लो पूरा। 2 वर्ष में कितने महीने होंगे, 24 महीने, और 4 माह यानी 2 वर्ष बराबर कितने महीने हो गए, 4 महीने, 24 महीने माह, 24 माह हो गए, और 4 माह ये है ये, तो टोटल माह कितने हो गए आपके, 28 माह। 28 हो गए कि नहीं हुए, तो हम महीने में लिख देते हैं 28। अब उसको वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग दे देते हैं, 12 इसके नीचे लिख देते हैं, इनटू रेट दे रखी है आपको 3.75, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। हम ये करते हैं, ये 12 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, ये लो। 210 इंटू 4 टाइम 0 है, ये 12 ऊपर चला ही जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 28 गुणा 375। पॉइंट हट ही गया, उसका पॉइंट हटाया तभी तो 2 जीरो बढ़ा है इसमें। हाँ भाई, अब काट सकते हो आप, किससे, 4 से। ये 4 से 3 बार कटेगा, और ये 4 से 7 बार कटेगा। 7 से फिर इसको काट दो, 210 को काटेंगे तो 30 बार कटेगा। अब क्या करो, आप इसको काट लो, आराम से कट जाएगा। देखो 25 से काट दो इसको, वैसे तो 125 से भी कट रहा है, 125 से काट लो। 125 से 1000 कटता है 8 बार, और ये 0 80 बार कटेगा, और ये 125 से कटेगा 3 बार। 3 से इसको काट लेते हैं, इस 3 को खत्म, 8 ये 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। कितने रुपए आएंगे, 2400। तो मूलधन कितना है, 2400 रुपये। ठीक है, ये काटा पिटी आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये 2 वर्ष 4 माह है, 2 वर्ष को 24 महीने और 4 महीने 4 महीने है ये, तो टोटल 28 महीने हुए। 28 महीने को फिर वर्ष में चेंज करके लिखना है, तो 12 का भाग देंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन। देखो सारे पेपर में ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 8,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो। देखो एसएससी वगैरह में तो ये आंकड़े रट लिए जाते हैं इस तरीके के, 5% से कितना होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर परसेंट में। अब आप देखो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज तो आराम से निकाल सकते हो। साधारण ब्याज 8,000 रुपये है, मूलधन 8,000 रुपये है, दर प्रतिशत 5 है और समय 3 है, बटे 100 कितना आया, 1200 रुपये आ गया। ये तो आपका साधारण ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा। निकालो मिश्र धन। तो मूलधन कितना दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है इसका, 100 प्लस R/100 की पावर T टाइम। ए बराबर पी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, पी का यानी मूलधन का 8,000, 100 में 5 जोड़ेंगे यानी दर प्रतिशत 5 ही 105, 105/100 आएगा। अब आप देखिएगा टी की पावर ना तो 3 है, तो 3 पावर लगेगी तो 3 बार आ जाएगा, ये 3 बार लिख देते हैं इसको, 105/100 इंटू 105/100। ये बताओ कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, अब देखो काटा पेटी करते हैं, 5 से काटते हैं तो ये 21 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा, ये 21 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा और ये 21 बार कटेगा और ये आपका 20 बार कटेगा। अब आप देखिए 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो पूरा 8,000 आएगा, ठीक है ना। अब आप देखते हैं 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 का क्यूब। अब क्यूब कम से कम 20 21 तक 25 तक तो क्यूब याद होना चाहिए। 21 का जो क्यूब आएगा वो 9261 आएगा, 9261। ये कितना आ गया, 9261। यानी मिश्र धन उसको कितना चुकाना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, टोटल मिश्र धन 9261। तो ब्याज कितना हो गया भाई, 8,000 तो मूलधन ही था, तो 8,000 कम कर दो तो 1261 हो गया। 1261 ये है, साधारण ब्याज 1200 है और चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है, तो अंतर कितने का हो गया, 61 का। ये अब वैसे आंकड़े से ये डायरेक्ट ही निकल जाता है, डायरेक्ट ही देखो कैसे निकलेगा वो भी बता देते हैं एक बार। हाँ जी, ये हो गया। कोई समस्या आई हो तो देख लो एक बार, कितना आ गया, 61। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और डिटेल अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, डायरेक्ट भी बता दूंगा किस प्रकार से आएगा। छोटी सी लाइन का क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है। 12% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। तो अब बताया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले मिश्र धन निकाल सकते हैं, P इंटू 100 प्लस R/100 की पावर 3। हाँ जी, लिखो A बराबर P का वैल्यू है हमारे पास में कितना, 25,000, ये 25,000, 100 प्लस R, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 12% है तो 112 आएगा, तो 112/100 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, लिख दो। अब जितना कट रहा है आसानी से 3 0 से 3 0 तो काट सकते हैं, इसमें 10 रह गया, वो डबल 0 रह गया यानी 1000 रह गया नीचे। 25 से काट दो, 25 चौके 100, ये 4 से इसको काटेंगे तो ये 28 बार कटेगा। अब 112 गुणा 112, देखो ये मैंने आपको जैसे मैं चैप्टर शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊँगा। कैलकुलेशन ये काम आएगी, इस तरीके से काम आती है कैलकुलेशन। अब 112 गुणा 112 करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 12 गुणा 12 करना है आपको, 144, 144 का 44 हासिल में 1 लगाएंगे, 12 में 12 जोड़ेंगे 24 और 1 हासिल की 25 हो जाएगा, ये आएगा इनका गुणा। ऐसे आप भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। मैं बाकी आपके और जो चैप्टर हैं उनको शुरुआत करने से पहले कैलकुलेशन बताऊंगा, तो कैलकुलेशन में आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, उससे स्पीड बनती है। तो 112 गुणा 112 कर लिया मैंने, फिर 28 से गुणा करना है और फिर 10 का भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 का भाग दे सकते हैं। 10 का भाग देना है, 1 पॉइंट के 10 का भाग देने के लिए 1 छोड़ के पॉइंट लगाना है बस।
28 से गुणा कर लो पहले, 28 का 4 गुना, 28 का डबल 56, 56 का डबल कितना हो गया 112, 112 का 2 का हासिल में 11, ये भी 112 ही आएगा, 112 और 11 123 हो जाएंगे, 123 का 3 का हासिल में लग जाएगी 12, 28 गुणा 5 करेंगे, 28 गुणा 5 करेंगे तो 140 आएगा, 140 और हासिल की कितनी लग रही है 12, 140 और हासिल की 12, 152, 152 का 2 का हासिल में कितना आएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 15। 28 का डबल कितना होगा 56, 56 और 15 जैसे जोड़ेंगे तो 71 होगा, 71 का 1 का हासिल में 7, 28 से कम 28 और 7 कितने हो गए 35, और 10 का भाग देना है तो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, इसमें 0 भी लगा सकते हैं, ये रुपए आएंगे, ये रुपए चुकाने होंगे उसको, जबकि उसने ब्याज पर लिए उधार कितने लिए थे 25,000, तो 25,000 को माइनस कर दो इसमें से, तो 25,000 जैसे ही माइनस करेंगे हम तो हमारे पास में केवल ब्याज आ जाएगा 25,000, 25,000 माइनस कर देते हैं ये लोग, तो 25,000 माइनस करेंगे तो ये 0.20 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 32101 यानी आएगा 10,123.20 यानी 20, तो कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद में चलते हैं 56 के बाद में, और भी इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ा दूंगा, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स। 56 के बाद में 57, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4.5 गुना है, यहाँ पे पॉइंट है भाई, ये भी क्या है पॉइंट है, 4.5 गुना अधिक है, यदि इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो इस प्लॉट की लंबाई क्या होगी। तो इसमें दे रखा है आपको, देखो लंबाई मान ली, चौड़ाई दे रखी है आपको, चौड़ाई माना अपन ने x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4.5 गुना है, ये लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को चौड़ाई से जैसे ही गुणा करेंगे हम तो 4.5 x² आएगा ये, और इसका मान जो दे रखा है हमको 200 दे रखा है, कितना दे रखा है 200, बताओ कोई दिक्कत। अब इस 4.5 का भाग लग जाएगा, x² बराबर 200 बटे 4.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लगा देंगे, 5 से काट सकते हैं 9 बार कटेगा, और 5 से 5 चौके 20, 400 बार कटेगा। अब x का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल लेंगे, 400 का वर्गमूल कितना आता है 20, और 9 का कितना आ जाता है 3, तो 20 बटे 3 इसका आंसर, 20 बटे 3 x का मान है, यानी चौड़ाई का मान 20 बटे 3 है, तो लंबाई का मान कितना होगा ये पूछा है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 4.5 गुणा 20 बटे 3, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कट जाएगा आराम से, कितनी बार कटेगा 15 थी 45, 15 दूना 30, 30 आंसर आएगा इसका, 30 मीटर होनी चाहिए, कितनी मीटर होनी चाहिए 30 मीटर, तो ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगला ये है आपका, ये 57 हो गया, ये 58, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बीच में, और मैथ में पूछा था, ये मैथ के क्वेश्चनों में ही रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 2008 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो जनवरी 1 2019 को 9 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब आप ये देखो 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 तक कितने दिन हो गए टोटल, तो दिन देखते हैं तो 1 साल हो गई पूरी, 1 साल। अब ये देखते हैं 1 साल में या तो 366 दिन होते हैं या 364 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, या तो 366 दिन होते हैं या 364 दिन होते हैं।
364 से ही 1/4 दिन होते हैं ना, 364 से ही 1/4 दिन एवरेज माना जाता है। तो या तो 365 होंगे या 366। अब आप देख लो कि हमारे पास में ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना इसमें, तो ये हो गया आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। बाकी साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, 364 दिन का होता है। 365 या 364 दो ही आएगा इसमें। अब आप देखो 365 या 364, देखो 364 सही 1/4 दिन बोला जाता है एवरेज में, ऐसे बोला जाता है 364 सही। वैसे तो इसका जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से आप 364 सही 1/4, 364 सही 1/4, 364 सही 1/4, फिर 364 सही 1/4। ये जो 1/4 1/4 बढ़ रहा है वो एक चौथे वर्ष में, हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ा देता है। तो हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ा देता है तो वो वर्ष कहलाता है अधिवर्ष। अधिक हो गया ना, एक दिन अधिक हो गया, इसलिए अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप वर्ष। और उस वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और फरवरी 28 की जगह कितने की होती है 29 की होती है, वो कहलाता है लीप वर्ष। तो 2008 लीप वर्ष है भाई, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 2008 लीप वर्ष है। और जनवरी कितने की होगी, 28 की जगह 29 की होगी। तो इस वर्ष में 365 दिन होंगे। तो 365 में आपको 7 का भाग देना है। क्यों देना है भाई 7 का भाग, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद में सप्ताह के दिन रिपीट होने लग जाते हैं हर 7 दिन के। तो 7 का भाग दे दोगे, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14। अब शेषफल कितना बचा, 1, यानी एक शेषफल बचा है आपका। कितना शेषफल बचा है, एक शेषफल बचा है। एक शेषफल बचने का मतलब ये है कि एक दिन एक्स्ट्रा कर देना आपको। तो आपका जो दिन था वो कौन सा था, मंगलवार, तो मंगलवार में एक दिन जोड़ देना। मंगलवार में एक दिन जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा बुधवार, और बुधवार इसका सही आंसर होगा। ये सी ऑप्शन में है, इसको सही कर लेना। ये जो दे रखा है ये वीरवार लिख दिया, इसका मतलब गुरुवार। गुरुवार पेपर में ही मिस्टेक थी, गुरुवार है। क्या है, गुरुवार। तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की गति होगी, कितनी गति होगी। तो हम देखते हैं 132 बटे 6 सेकंड, तो ये चाल हो गई। चाल ही पूछिए अपन से, लेकिन देखो ये है मीटर प्रति सेकंड में, हमसे पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ ही बदल देते हैं, इसको किससे गुणा कर देते हैं, 18/5 से। 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और ये 39, 39, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करते समय देखो ये भी ट्रिक्स मैं बता दूंगा मैं। 5 से डिवाइड करते हो किसी संख्या को तो डबल करके पॉइंट लगा दो, बस सीधा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल में 1, 9 दूनी 18 का 19 हासिल में 1, 3 दूनी 6 1 7 ये लो और पॉइंट लगा दो बस। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 59 के बाद में देखते हैं अपन 20। यदि किसी संख्या के 40% का 16% की संख्या 8 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो संख्या हम मान लेते हैं, वो संख्या हमको पता नहीं, हमने x मान लिया ना। x इंटू कितना 40%, 40% 40/100 40% हो गया, इंटू 16%, तो 16/100 कर देंगे। और इसका जो मान दे रखा है वो 8 दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करनी है तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 तो काट ही दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 इधर आएगा था। आप देख लो ये संख्या ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा आपका
100 गुणा 10 यानी 1000, 1000 तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 8, 8 का भाग देंगे 1000 में तो 125 आएगा। कितना आएगा? 125। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ये इसका सही आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 125। वो संख्या क्या है? 125 है। इस प्रकार से ये पेपर आपका समाप्त हुआ। ये पीजीटी का था, पीआरटी का अपन ने पहले करा दिया था। देखो इस प्रकार से पेपर का पैटर्न आता है और इसी के आधार पर अपन क्वेश्चन सीरीज लेके चलेंगे। उसका पीडीएफ भी मैं आपको साथ में दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा साथ के साथ में, और आप ये वीडियो सॉल्यूशन देख भी सकते हो। इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्लास, अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपनी कैलकुलेशन की होगी। किसकी होगी? कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा जिससे गुणा भाग जोड़ बाकी करने में दिक्कत नहीं आए और अपनी स्पीड बन जाए। क्योंकि अपने पास में समस्या ये होती है कि हम जो गुणा भाग करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं और उस टाइम की वजह से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छी तरीके से पढ़नी है, एक एक करके आराम से। आपको मैं कैलकुलेशन के पार्ट डेमो में डाल दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हो। ओके, आज की क्लास इतनी ही काफ़ी सफिशिएंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपन अगले दिन, नेक्स्ट क्लास अगले। ओके, इसके बाद में जो क्लास होगी वो कैलकुलेशन की क्लास होगी। ठीक है।